Let's understand the crux behind the Zonal Council. तो सेंट्रल जोनल काउंसिल का मीटिंग हुआ था वाराणसी में, दैट्स व्हाई इट इज इन न्यूज़. तो देयर इज अ वाइड डिस्कशन विद द यूनियन होम मिनिस्टर एंड द अदर चीफ मिनिस्टर्स एंड द मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट्स. सो ये आपका सेंट्रल जोनल काउंसिल में 4 स्टेट आता है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ एंड उत्तराखंड. सो दिस 4 स्टेट्स के लिए हुआ था. तो जोनल काउंसिल एक्चुअल में क्या है? तो जोनल काउंसिल स्टेट्यूटरी बॉडीज है. जनरल काउंसिल आपका बना है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत 1956 में. कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है. यूनियन होम मिनिस्टर जनरल काउंसिल का चेयरमैन होंगे. वाइस चेयरमैन एनुअल रोटेशन पे हर एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर होता है. मेंबर्स होंगे सीएम और 2 मिनिस्टर फ्रॉम ईच स्टेट हो सकता है. और अगर यूटी है तो उसका कोई एडमिनिस्ट्रेटर होगा. दिस इज द थिंग. सो देर इज ए नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल. तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जनरल काउंसिल से अलग है. देर इज ए नॉर्थ काउंसिल एक्ट 1971 है. इसमें आपका 7 सिस्टर्स और सिक्किम है. सिक्किम को बाद में ऐड किया गया था 2002 में. ठीक है. आर्टिकल 240 क्या है? आर्टिकल 240 प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है कि यू कैन डायरेक्टली मेक रेगुलेशन फॉर सर्टेन यूनियन टेरिटरी. ठीक है. इसका जो पावर होगा इट विल हैव द सेम फोर्स एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. ये चीज याद रखना है. और ये पार्लियामेंट्री लॉज को भी ये कर सकता है. तो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा, क्या जोनल काउंसिल और इंटरस्टेट काउंसिल एक है? नहीं. इंटरस्टेट काउंसिल तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 263, और जबकि जोनल काउंसिल आपका स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत स्टेट्यूटरी बॉडी है. चेयरमैन आपको समझना होगा. इंटरस्टेट काउंसिल का चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होता है, जबकि जोनल काउंसिल का चेयरमैन यूनियन होम मिनिस्टर होता है. बाइंडिंग आपको समझना होगा कि जो जोनल काउंसिल का रिकमेंडेशन है वो एडवाइजरी नेचर का होता है, वो बाइंडिंग नेचर का नहीं होता. इसलिए आप जनरल काउंसिल का मीटिंग बुला के आप डिस्प्यूट का सॉल्व नहीं करा सकते हैं. देयर इज चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन. तो राइट नाउ क्या हो रहा है कि जो पंजाब गवर्नर भी इज एन एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटर फॉर दैट चंडीगढ़ यूटी. तो आपको समझना होगा कि रोल कैसे इनहेंस हो रहा है. जब भी जोनल काउंसिल का बात आए तो दिमाग में आना चाहिए कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म. मतलब पहले जहां जोनल काउंसिल का इस्तेमाल जस्ट इन ऑर्डर टू कॉप अप विद द डिस्प्यूट्स, अब जोनल काउंसिल का इस्तेमाल डेवलपमेंट बेस्ड प्लेटफॉर्म के लिए हो रहा है. कि अब बिलो वाइब्रेंट विलेज स्कीम का डिस्कशन कर रहा है, भारत नेट का डिस्कशन कर रहा है. जब हम लोग बात करें आर्टिकल 240 का, 240 जहाँ यूटी पे डायरेक्ट ये करता है, ये लोग टॉक करता है. तो दैट्स लाइक इसमें बताना चाहता है कि 1966 का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है या 1985 का राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड है, जो अल्टीमेटली एक प्रॉमिस किया था कि चंडीगढ़ पंजाब को मिलेगा. तो पंजाब को उस तरफ से दिक्कत आ रहा है. ठीक है. जो आपका 1985 राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड याद रखना है. 1966 का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट याद रखना है. ठीक है. तीसरा चीज है कि मतलब ये पंजाब की तरफ से कहना है कि आप हम लोग को धोखा दे रहे हैं, जबकि सेंटर कह रहा है कि वी आर वांटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सिंप्लीफिकेशन. ठीक है. एडमिनिस्ट्रेटिव सिंप्लीफिकेशन के लिए कर रहे हैं, ताकि बट पंजाब गवर्नमेंट बोला नहीं, इसके वजह से डायरेक्ट सेंटर का रूल हो जाएगा और जो पंजाब और गवर्नर और सिटी का कॉम्बिनेशन है वो हट जाएगा. ठीक है. तो अब अब एक इंटर स्टेट काउंसिल या जोनल काउंसिल को एक तरह से फेडरेशन का सेफ्टी वाल्व समझिए. मतलब कि आ, आप कोई भी इंटर वाटर डिस्प्यूट या कोई भी इंटर स्टेट डिस्प्यूट, उसको पहले सुप्रीम कोर्ट में अंडर ओरिजिनल जुरिडिक्शन आर्टिकल 131 में फाइल करने से पहले आप क्या करते हैं? आप एक बफर है, आप यहाँ पे डिस्कस करते हैं अपने ग्रीवांसेस को. ये एक मैटर है. ये क्वेश्चन आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ जनरल काउंसिल? एनी मैटर कॉमन इंटरेस्ट इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग को उठा सकता है लोग. एनी मैटर कंसर्निंग बॉर्डर डिस्प्यूट लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ऑफ इंटर स्टेट ट्रांसफर उठा सकता है. एनी मैटर कनेक्टिंग विद राइजिंग रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट. हाँ, ये तीनों ही मैटर को उठा सकता है जनरल काउंसिल अंडर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट. ठीक है. और अब देखिए जोनल काउंसिल आ गया है 2013 में, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट इंटर स्टेट काउंसिल एज वेल एज द नीति आयोग, बिकॉज दे हैव द सेम मैंडेट. अब मेंस में क्वेश्चन आ सकता है कि जोनल काउंसिल एडवाइजरी बॉडी से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में इवॉल्व हुआ है, तो बताइए क्या क्या हुआ है. तो हम लोग बता सकते हैं कि भाई स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जोनल काउंसिल बना है. इट इज ए स्टेट्यूटरी बॉडी. इसका मेन काम था कि यूनियन और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना. ठीक है. अब हम लोग बोल सकते हैं कि अभी का जो इरा है, व्हाट इज टाइप ऑफ इरा? दिस इज ए टीम इंडिया का इरा. तो आपको इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को जस्ट आप डिलिबरेटिव बॉडी नहीं बना सकते, आप उसको रीजनल इंटीग्रेशन का टूल बना सकते हैं. अब इवोल्यूशन पूछ रहा है तो बता सकते हैं कि 2014 से 2025 के बीच में मीटिंग हमेशा फ्रीक्वेंट हुआ है. ठीक है.
ताकि जो इंटर स्टेट इश्यूज है बहुत ज़्यादा है उसको रिजॉल्व कर सके विदाउट सुप्रीम कोर्ट लिटिगेशन, ठीक है। अब रीजनल डिस्पैरिटी है कि जो मीटिंग है उसको कैपिटल के अलावा नहीं करके रीजनल एरिया में भी किया जा रहा है ताकि रीजनल डेवलपमेंट पे भी फोकस किया जा सके, दिस इज वन थिंग। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का अगर बात करें तो जो जनरल काउंसिल का जो मीटिंग है, जैसे कि वो लोग बात कर रहा है फास्ट ट्रैक कोर्ट का वुमेन सेफ्टी के लिए, बैंकिंग पेनिट्रेशन इन नक्सल अफेक्टेड एरिया, जब ये सब बात हो रहा है इट्स मींस दैट लाइक दे वांट सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट इन द रीजनल एरियाज एज वेल। सो हम लोग एक बात कर चुके हैं कि ये एक तरह से सेफ्टी वाल्व की तरह काम करता है कि बिफोर गोइंग टू सुप्रीम कोर्ट आप लोग आपस में निपटाइए, ठीक है। और ठीक है, इसमें हम लोग बोल सकते हैं कंक्लूजन में कि while the nature remain advisory, General Council provide the social glue for Indian Federation, ये एकदम अच्छा चीज है। So for a 5 trillion economy, this council are essential to synchronize state level efforts with national goals through spirit of mutual trust। कितना अच्छा कंक्लूजन है, मस्त है एकदम, एक नंबर। कुछ कुछ नुआंस पॉइंट है जो हम लोग को समझना है। पहला है आपका सिकल सेल डिजीज के बारे में। 2024 में जो पीडब्ल्यूडी का रिवाइज गाइडलाइंस है उसमें क्या किया है कि जो सिकल सेल डिजीज है उसको 4% डिसेबिलिटी कोटा से हटा दिया गया है। मतलब सिकल सेल डिजीज जो है डिसेबिलिटी में आ रहा है, बट इसको ये लोग बोल दिया है ये एपिसोडिक है, इनविजिबल वन है, मतलब ये परमानेंट इम्पेयरमेंट नहीं करता है। सो आपको बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, मतलब आपको रिजर्वेशन तभी मिलेगा व्हेन यू शो बेंचमार्क डिसेबिलिटी, मींस देयर इज ए 40% परमानेंट इम्पेयरमेंट होना चाहिए आपको, तब आपको रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। तो फिर इसमें है कि सुप्रीम कोर्ट बोला है कि देयर शुड बी एन अपवर्ड मोबिलिटी, ये दो न्यूज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टैटिक हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग का एक आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है जो कि 2016 का एक्ट है, ये आपका रिप्लेस किया है आपका 1995 का जो डिसेबिलिटीज एक्ट था उसको रिप्लेस किया है। अब इसमें डिसेबिलिटी कैटेगरी बढ़ा है, 7 से 21 किया है। देयर इज ए टॉक अबाउट बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो बेंचमार्क डिसेबिलिटी क्या है कि ऐसा पर्सन जिसका 40% या उससे ज़्यादा का स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी हो, ठीक है। रिजर्वेशन क्या है, 4% का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मैंडेट है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है, आर्टिकल 16(1)(a) है और आर्टिकल 41 है। आर्टिकल 41 आपको बोलता है राइट टू वर्क फॉर एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड, ठीक है। तो हम लोग पूछ सकते हैं कि क्या जो 21 डिसेबिलिटी मेंशन है एक्ट में, क्या सभी को 4% रिजर्वेशन कोटा है? तो बोला नहीं। तो कुछ कुछ जैसे अभी जो आपका सिकल सेल डिजीज है उसको वो 4% हॉरिजॉन्टल कोटा से हटा दिया गया है, क्योंकि लोग बोल रहा है कि भाई ये एपिसोडिक है, ठीक है। तो नुआंस पॉइंट हम लोग को समझना है कि कुछ कुछ आपको समझना होगा कि जो करंट सिस्टम है दैट इज बायस टुवर्ड्स द विजिबल लॉसेस, ठीक है। तो आपका जो विजिबल लॉसेस के टुवर्ड्स बायसनेस है, तो मतलब आप बोलिए कि आप मेरा लिम्स खराब है या साइट खराब है तभी हमको रिजर्वेशन मिलेगा, बट कुछ कुछ जैसे होता है जिसमें क्रोनिक पेन होता है, आपका ऑर्गन डैमेज होता है, दैट इज इक्वली डिबिलिएटिंग बट दैट इज हार्ड टू क्वांटिफाई, ठीक है। और इफ यू सी दी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन का थिंग, तो जो पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन है दैट इज ए हॉरिजॉन्टल कैटेगरी, मतलब ये अक्रॉस कैटेगरी जाता है, ठीक है। बट हॉरिजॉन्टल कैंडिडेट जो है ना वो माइग्रेट जनरल कैटेगरी में माइग्रेट नहीं होता था ट्रेडिशनली। बट सुप्रीम कोर्ट अब डिमांड कर रहा है, अभी हुआ नहीं है, डिमांड कर रहा है कि भाई इन लोगों को भी अपरवर्ड मोबिलिटी में शिफ्ट करो, जैसे कि एसटी एससी ओबीसी कैटेगरी के साथ होता है। तो आप इसको एक वर्टिकल रिजर्वेशन के थ्रू बना रहे हैं फ्रॉम हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ठीक है। अब हम लोग बोल सकते हैं इंडिया पार्टी है यूएन कन्वेंशन और राइट और पर्सन विद डिसेबिलिटी, एकदम सही बात है। अब आप राइट यूएन कन्वेंशन का पार्ट बने हैं तो आपको अप्लाई करना होगा। तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट उसी के तहत बना है। तो इसमें आपको क्या है कि जो पर्सन जिसके पास डिसेबिलिटी है आप उसके इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। आप दूसरा चीज है कि इंश्योरिंग दैट पर्सन विद डिसेबिलिटी कैन एक्सरसाइज द राइट टू फ्रीडम एक्सप्रेशन एंड ओपिनियन, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और ओपिनियन हो, ठीक है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का स्टाफ रिजर्वेशन का ऊपर बात आया। तो आर्टिकल 146 टू बोलता है कि जो सीजीआई है दे कैन क्रिएट स्टाफ रूल्स, सुप्रीम कोर्ट स्टाफ रूल्स, ओके। सो सीजीआई का पावर है टू मेक रूल कंडीशन फॉर द सर्विस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट स्टाफ, ठीक है। तो इंदिरा साहनी केस में क्या है कि जो 50% केप लगा दिया था रिजर्वेशन पे, ठीक है, और 27% ओबीसी कोटा था, ये इंदिरा साहनी का 2 पॉइंट था। तो
ये चीज है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए था कि जुडिशियरी अपना इंटरनल रूल खुद बना सकती है। तो ये था, आप सोशल जस्टिस को इनकॉर्पोरेट किया है, ये एक छोटा सा पॉइंट है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। नागालैंड का इंटरनल एसटी कोड, आप देखिए नागालैंड में स्पेशल स्टेटस है नागालैंड को, ठीक है ना। अब समझिए कि नागालैंड आर्टिकल 371, तो नागालैंड 6 शेड्यूल में भी नहीं आ रहा है नागालैंड आपका। तो नागालैंड का बेसिक नॉन्स है कि जो आर्टिकल 371 ए है, जो आपका 1962 आई थिंक उस वाले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आया था। तो बेसिक सीन था कि आपका नागा नेशनल क्या था जी, नागा कुछ था जिसके साथ आपका भारत सरकार के साथ नागा अकॉर्ड साइन हुआ था ड्यूरिंग 1960s। उसमें लोगों ने बोला कि आर्टिकल 371 ए बनाइए, इसमें हम लोग को कुछ कुछ स्पेशल राइट्स दीजिए। मतलब कि पार्लियामेंट वांट टू मेक एनी लॉ regarding the socio-religious customs or this kind of thing, they need to take permission from their Nagaland State Legislative Assembly. This is the very first thing. और जैसे कि कुछ लैंड ट्रांसफर, लैंड ओनरशिप, ये सब का जो बात होगा, इसमें भी दे रिक्वायर परमिशन ऑफ दैट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और they talk about some tribal committees that have the member of the Nagaland tribal group, MLAs, this kind of thing, ठीक है। तो नागालैंड में लगभग 14 ट्राइब है। तो बोला जा रहा है कि नागालैंड 37% इंटरनल कोटा देता है बैकवर्ड ट्राइब्स को, पर जो एडवांस ट्राइब है वही कंटेस्ट कर रहा है कि भाई कोटा के अंदर कोटा है, ठीक है। तो नागालैंड 371 के तहत गवर्न होता है, ना ही 5th शेड्यूल ना ही 6th शेड्यूल अप्लाई होता है, ये चीज याद रखना है, ठीक है। अब देखिए ये जो सब क्लासिफिकेशन वाला बात हो रहा है ना, कि जो ट्राइबल तो सब है वहां पे, 14 गो ट्राइब है, उसमें भी कोई एडवांस ट्राइब है, कोई बैकवर्ड ट्राइब है, और बैकवर्ड ट्राइब को लोग दे दिया है 37% रिजर्वेशन। तो अब दिक्कत है कि जो स्टेट ऑफ पंजाब बात बोला कि भाई जो सब क्लासिफाई कर रहे हैं हम ST SC को, टू इंश्योर दैट क्रीमी लेयर डज नॉट कॉर्नर ऑल द बेनिफिट्स, वही वाला बात हो गया। तो नागालैंड का जो इंटरनल कोटा है वो हिस्टोरिकल बैकवर्डनेस और ट्राइबल ज्योग्राफी इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बना रहा है लोग, कैन द सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब बी कंसिडर्ड एज द वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी, इसको बताइए। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भैया जो ये जो सब क्लासिफिकेशन का बात हो रहा है, जो कि नागालैंड में भी उठ गया है, जो आपका पंजाब में केस याद रखिए, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह का केस, इसमें बात हो रहा है कि जो ST SC कैटेगरी है, होमोजेनस क्लास है, या उसमें भी इंटरनल इनइक्वालिटी है, ये कोल्ड कोल्ड डिबेट का इशू है, ठीक है। अब पहला चीज है कि हम लोग एक आर्गुमेंट दे सकते हैं कि हाँ भाई कर दो सब क्लासिफाई, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देयर इज ए इंट्रा ग्रुप इनइक्वालिटी, मतलब कुछ कुछ ट्राइब ज्यादा बेटर एक्सेस है एजुकेशन को कंपेयर टू अदर। जैसे उसमें हम लोग बोल सकते हैं कि अंगामीज ट्राइब जो है, जो फॉरवर्ड ट्राइब है, जबकि जो कोनियाक्स ट्राइब है जो बैकवर्ड ट्राइब है, मतलब एक्सेस एजुकेशन और जॉब को लेके कोई ना कोई ट्राइब आगे पीछे होगा। सेकेंड है प्रोपोर्शनैलिटी, जो आर्टिकल 16(4) है, वो अलाउ करता है फॉर एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो जो सब क्लासिफिकेशन का मैंडेट आता है वो वहीं से आता है कि जो मोस्ट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, उसको उसी हिसाब से रिजर्वेशन का पाई मिले। ऐसा नहीं है कि हम सब बहुत ज्यादा है तो हमको ज्यादा मिले, ठीक है। तो प्रोपोर्शनैलिटी का जो कॉन्सेप्ट है आर्टिकल 16(4) जो मैंडेट करता है, जो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, ये टर्म यूज कीजिएगा। और आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड किया है कि सब क्लासिफिकेशन इज अ वे टू अचीव द सब्सटैंटिव इक्वालिटी रेदर देन फॉर्मल इक्वालिटी। तो ना ही सुप्रीम कोर्ट का तरफ से कोई दिक्कत है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है अंडर 16(4) और ओरिजिनल रियलिटी है ग्राउंड पे, तो इस हिसाब से आप सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब बोले कि नहीं, इसके अगेंस्ट में भी पॉइंट बता दीजिए भैया। अब हो सकता है कि भाई अब पॉलिटिकल डिवाइड क्रिएट हो सकता है कि जो प्रेसिडेंट जो ट्राइब्स और प्रेसिडेंट का पावर टू नोटिफाई द लिस्ट अंडर द आर्टिकल 342, ठीक है। एंड ठीक है, हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन है। तो रिजर्वेशन एक टूल बना था जिसको हिस्टोरिकल अनटचेबिलिटी SC के लिए और आइसोलेशन ST के लिए, ये दो नुआंस पॉइंट है कि हम ST को क्यों दे रहे हैं। ST को इसलिए दे रहे हैं नॉट इन केस फॉर दी अनटचेबिलिटी और दिस काइंड ऑफ थिंग, उसको आइसोलेशन के लिए मिल रहा है आपको रिजर्वेशन, ठीक है। तो ये सारे ग्रुप को मिलेगा रिगार्डलेस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक स्टेटस। तो उसको ST SC एज ए होमोजेनस क्लास का बात हो रहा है। और जब आप इसको बोलिए कि हम सब डिवाइड करेंगे तो दैट इज फ्रेगमेंटिंग दैट क्लास। सो ये बोला जा रहा है कि जो प्रेसिडेंट का पावर है
कि प्रेसिडेंट एसटीएससी का लिस्ट निकाल रहा है, दैट व्हाट डज इट मीन? तो प्रेसिडेंट एज ए होल होमोजेनस क्लास का, एज लाइक यू आर ए गार्डियन और यू लाइक ए नोटिफायर, ठीक है? तो हम लोग लिख सकते हैं कि सब क्लासिफिकेशन इज नॉट ए वायलेशन बट ए रिफाइनमेंट टू राइट टू इक्वालिटी, ये मेरा स्टैंड रहेगा, बाय मूविंग फ्रॉम ब्लैंकेट अप्रोच टू टारगेटेड अप्रोच। ये सब मस्त पॉइंट है, ब्लैंकेट अप्रोच से टारगेटेड अप्रोच की ओर जा रहे हैं, जैसा कि हम लोगों ने नागालैंड के इंटरनल कोटा में देखा। The state ensure that a constitutional promise of social justice reach the last person in the tribal hierarchy। कितना एक नंबर पॉइंट, एक नंबर पॉइंट, मजा आ रहा है। रिजर्वेशन के नुआंसेस को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले दो तीन न्यूज है जो वही जो 50% के, तो बात हो रहा है कि देयर इज सेम जो हम लोग बात किए एसटीएससी में कि देयर वुड बी ए केस फॉर सब क्लासिफिकेशन। तो जो एसटीएससी में भी जो दविंदर सिंह का केस है, स्टेट वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2024, वो डिबेट स्टार्ट कर दिया है कि देयर शुड बी सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए कि नहीं और क्रीमी लेयर होना चाहिए कि नहीं, ठीक है? अब रोहिणी कमीशन का एक रिपोर्ट है, वो बोल रहा है कि भाई जो ओबीसी रिजर्वेशन है उसमें टॉप 25% कास्ट ही निपटा दे रहा है सारा रिजर्वेशन, ठीक है? ये चीज है। अब एक विमेन के लिए आप लोगों ने रिजर्वेशन लिया है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम अंडर 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है? अब कुछ कुछ हम लोग को समझना होगा क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। तो जब भी हम एस टी एस सी ओबीसी रिजर्वेशन का बात करें, तुरंत कोट कर दीजिए 15(4), 16(4), ठीक है? विमेन रिजर्वेशन का बात कर रहे हैं 15(3) कोट कर दीजिए। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का बात कर रहे हैं 15(6), 16(6) कोट कर दीजिए, ठीक है? अब जो विमेन रिजर्वेशन का जो बात हुआ है वो अमेंड किया है आर्टिकल 334 को। 334 बोल रहा है कि विमेन और स्टेट असेंबली में जो भी होगा वो अगले 15 साल तक होगा, उसके बाद पार्लियामेंट एक्सटेंड कर सकता है। इट इज रिटन इन आर्टिकल 334, ठीक है? जो इंदिरा कहानी का कैप लगता है, दैट इज अंडर द, यू कैन से, ओनली फॉर द एसटी/एससी ओबीसी एंड दैट हैज द मैंडेट ऑफ 50% कैप। तो वर्टिकल जो रिजर्वेशन है, जैसे कि एससी के लिए आपका 15%, एसटी के लिए 7.5%, ओबीसी के लिए 27%, तो ये सोशल कैटेगरीज डिफाइन है, ठीक है? नाउ व्हाट आर द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन? विमेन हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, एक्स सर्विसमैन हो गया, ये वर्टिकल कैटेगरीज में हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है? तो सबसे पहले ये 50% कैप क्या है? तो 50% कैप जो है आपका जुडिशियल डिक्टम है, ठीक है? इंदिरा साहनी के केस में आया है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो परसेंटेज पे साइलेंट है, ठीक है? दूसरा चीज है कि जो 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है वो क्या लग रहा है, इट मस्ट फिट दी 50% कैप। तो सुप्रीम कोर्ट जनहित अभियान में बोला है कि 50% कैप जो है केवल बैकवर्ड क्लास पे अप्लाई होगा, एस टी एस सी ओबीसी पे, ईडब्ल्यूएस पे। तो जनहित अभियान का केस याद रखना है, दविंदर सिंह का केस याद रखना है, रोहिणी कमीशन याद रखना है। तो विमेन रिजर्वेशन का ज्योग्राफी को समझिए कि जो लोकसभा असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्वेशन मिला है, और देखिए एक चीज याद रखिए, दिल्ली असेंबली में भी मिला है 106 अमेंडमेंट में, बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या क्या में मिला है। तो ये राज्यसभा में नहीं है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं है, ये भी याद रखिए। राज्यसभा में है रिजर्वेशन, बोलेगा नहीं है, नहीं है, नहीं है, याद रखिए, ठीक है? और क्रीमी लेयर किस पे अप्लाई हो रहा है? क्रीमी लेयर अभी सिर्फ ओबीसी पे अप्लाई हो रहा है, एसटी/एससी पे अभी अप्लाई नहीं हो रहा है। और यूनियन कैबिनेट रीअफर्म किया है कि हम लोग ऐसा करने का कोई इच्छा भी नहीं है। अब पॉइंट क्या क्या बनेगा? तो सिंपल पॉइंट बनता है होमोजेनिटी और हेट्रोजेनिटी का। एक एक बंदा बोलता है कि वी हैव क्रिएटेड ए होमोजेनस क्लास। तो जब आप प्रेसिडेंट का पावर देखिएगा अंडर आर्टिकल 342, 343, वो जब नोटिफाई करते हैं लिस्ट को, इट शोज ए होमोजेनिटी, ठीक है? बट आप रियलिटी को ऑन ग्राउंड पे इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि देयर आर सर्टेन, द रोहिणी कमीशन का रिपोर्ट भी है कि देयर आर सर्टेन फॉरवर्ड बैकवर्ड विद इन द क्लास एज वेल। सो हेट्रोजेनिटी को भी देना होगा, ठीक है? दूसरा है आपका सब्सटैंटिव इक्वालिटी और फॉर्मल इक्वालिटी, ठीक है? तो जब हम लोग 16(4) का बात करते हैं कि एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, प्रोपोर्शनैलिटी होना चाहिए, तो ये इनबिल्ट ये बात कर रहा है कि जो मोस्ट बैकवर्ड को अगर हम रिजर्व देते हैं, दैट इज अंडर द सब्सटैंटिव इक्वालिटी, दैट इज नॉट हैम्पर द ओवरऑल इनइक्वालिटी टर्म्स, ठीक है? कि बेनिफिट लास्ट पर्सन तक को पहुंचना चाहिए, दैट इज द अंत्योदय, ठीक है? अब डिलिमिटेशन का डायलेमा है कि भाई सेंसस और डिलिमिटेशन के बाद इन लोगों को रिजर्वेशन मिलेगा, तो 2029 इलेक्शन तक तो अभी मुश्किल है, ठीक है? अब सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक क्राइटेरिया का बात है, तो ये बात है कि दो तीन जनहित अभियान के केस में भी और जो आपका 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में भी जो ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन मिला है, मतलब सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज किया है कि देयर इज सर्टेन इकोनॉमिक डिसेबिलिटी इज द वेरी मतलब वैलिड ग्राउंड फॉर अफर्मेटिव एक्शन, ठीक है?
कास्ट इज नॉट ए सोल फैक्टर। तो क्वेश्चन आया हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट जो है 16(4) के तहत जो सुप्रीम कोर्ट रिजर्वेशन देता है दैट वुड बी लिमिटेड बाय आर्टिकल 335 फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सही बात है, आर्टिकल 335 में लिखा हुआ है कि ठीक है हम आप लोगों को रिजर्वेशन दे रहे हैं जो शेड्यूल कास्ट और सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का बात है, बट उसके वजह से आपको एडमिनिस्ट्रेशन का एफिशिएंसी में हैम्पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये चीज समझ में आना चाहिए कि एम नागराज के केस में भी बोला है कि आर्टिकल 335 क्वांटिटेटिव नहीं क्वालिटेटिव केप है ऑन रिजर्वेशन कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को इंश्योर कीजिए, ठीक है। अब पूछेगा कि आर्टिकल 335 एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन कर रहा है, तो नहीं डिफाइन नहीं कर रहा है, ठीक है, ये चीज है। अब क्वेश्चन आ जाता है क्रिटिकली एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ इंदिरा साहनी जजमेंट ऑन द इवोल्यूशन ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी। एक नंबर क्वेश्चन। अब क्या लिखिएगा, पहले इंदिरा साहनी को डिफाइन कर दीजिए। इंदिरा साहनी जजमेंट जो है वो क्या है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन रिजर्वेशन। इसका मतलब क्या है, इट्स आउट टू बैलेंस द competing claims of individual merit and social justice by establishing a 50% ceiling on the reservation for the backward classes, ठीक है। मतलब merit versus the social justice, ठीक है। तो क्या क्या इंदिरा साहनी का इम्पैक्ट है, सीधे लिख दो कि इंदिरा साहनी में 50% कैप जो है इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया ताकि ये मेरिट बेस्ड एंट्री एक्सक्लूड ना हो। दूसरा क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आ गया कि जो आपका ओबीसी का जो क्रीमी लेयर है वो नहीं भर सकता है, ठीक है, इंदिरा साहनी में आया। अब प्रमोशन रूल लाया, ठीक है। तो पहले इंदिरा साहनी प्रोहिबिट किया था कि प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, बट जो बाद की जो 15(5), 16(5), 16(5), 15(5) ये सब के थ्रू ये लोग भाई उसको बाईपास कर दिया, ठीक है। अब 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आपको समझना होगा कि इसका रिलेवेंस क्या है, ठीक है, कि अगर एक सीलिंग रीडिफाइन हो रहा है, मतलब ये कोई डिक्टम है नहीं। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट इंदिरा साहनी में बोला भी था कि 50% का कैप होगा, और जब भारत सरकार 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया 10% का बढ़ा के, तो अल्टीमेटली आपका सीलिंग 59.5 हो गया। तो कुछ बोल नहीं रहा, तो फिर आप जनहित अभियान केस में बोल दिए कि भाई जो ईडब्ल्यूएस के तहत रिजर्वेशन मिला वो आपका कैप के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो जुडिशियल क्लैरिफिकेशन बोला, ठीक है, कि जो रिजर्वेशन है वो सोशल बैकवर्डनेस के लिए है, ये आपका अलग केस है, ठीक है। और इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे भी ट्रांसफर किया है कि रिजर्वेशन फॉर द जनरल कैटेगरी पुअर द कैप हैज इफेक्टिवली बाईपास शिफ्टिंग द डिबेट फ्रॉम नीड बेस्ड रेदर देन आइडेंटिटी बेस्ड कोटा, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस का क्लेम समझ लिए, मतलब पहला हम लोग समझ लिए कि इंदिरा साहनी भाई जो बैकवर्ड क्लास को उठाया था, क्यों कैप लगाने के पीछे उसका मैंडेट क्या था। उसके बाद जब 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया तो सीलिंग रीडिफाइन हुआ, वो भी आपको समझाना होगा। तो कंक्लूजन क्या है कि जो 50% कैप है दैट इज ए वाइटल गाइडलाइन फॉर सोशल कोटा, इट इज नो लॉन्गर एन एब्सोल्यूट बैरियर। तो 103 अमेंडमेंट जो है इट एक्सपेंडेड द रिजर्वेशन पाए, ठीक है, इंडिकेटिंग दैट इन डेवलपिंग डेमोक्रेसी affirmative action is becoming a tool for economic inclusion alongside social justice, ठीक है। तो चलिए भैया, मजा आ रहा है, फिर से अब हम लोग पढ़ते हैं ओबीसी का एससी स्टेटस क्या है भैया, और ओबीसी लिस्ट में क्या नुआंसेस है, ठीक है। तो हम लोग को समझना होगा कि जो फोकस है अब शिफ्ट हो गया है क्वांटिफाइबल डेटा के टुवर्ड्स, और स्टेट पावर जो बैकवर्डनेस को रिस्टोर। चलो ऐसा नहीं समझना। अब देखिए क्या है, न्यूज़ क्यों है कि जो असम कैबिनेट है वो क्या किया है कि जो 6 कम्युनिटी को ऐड कर दिया है एसटी की लिस्ट में। बाकी कम्युनिटीज बोल रहे हैं कि भैया ये लोग तो फॉरवर्ड वाले हैं, ये लोग आ जाएंगे तो हम लोग का जो पाई है वो खा जाएगा ये लोग, ठीक है, कोटा खा जाएगा। वेस्ट बंगाल में दिक्कत क्या हुआ है कि वेस्ट बंगाल ना कुछ कुछ का 2014 में ओबीसी का ये दे दिया था। उसमें से अधिकतर लगभग 35 कम्युनिटी, उसमें से अधिकतर जो था तुम्हारा मुस्लिम कम्युनिटी था, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया कि भाई आप बैकवर्डनेस का रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन नहीं दे सकते हैं। तो उस बेसिस पे अब क्या किया है कि ये लोग हाई कोर्ट रूलिंग के हिसाब से हटा दिया है उन लोग को, ठीक है। तो अब उसके लिए समझते हैं क्या है। पहला है एक आर्टिकल को याद रखिए, आर्टिकल 342, इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है, मीन्स लाइक प्रेसिडेंट विल नोटिफाई पर्सन कौन होगा एसटी कौन होगा एससी, ठीक है। तो आर्टिकल 342 पर्टिकुलर एसटी के लिए है, ठीक है।
सिर्फ पार्लियामेंट ही इंक्लूड कर सकता है एसटी से, ठीक है। कुछ कुछ लोकुर कमेटी है 1965 में बना था, ये कंडीशन दिया था कि क्या क्या होना चाहिए। तो देखिए ज्योग्राफिकल आइसोलेशन मान के चलिए है, बैकवर्डनेस मान के चलिए है। अब एडिशनल क्राइटेरिया क्या क्या है कि आपका साइनेज है, कॉन्टेक्टिंग विद कम्युनिटी एट लार्ज, इनका डिस्टिंक्टिव कल्चर है, इनका इंडिकेशन है प्रिमिटिव ट्रेड्स का। तो ये 5 कंडीशन दिया है, ठीक है। अब आपको याद रखना है देयर इज एनसीबीसी। तो 338 में एससी के लिए, 338 ए में एसटी के लिए और 338 बी में आपका ओबीसी के लिए। तो 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब आया 2018 में, उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना। जब ये 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत आया था, तो इसमें पावर था कि ये जो ओबीसी का जो लिस्ट है, स्टेट में भी सेंटर में भी आपका ये पार्लियामेंट बाय प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन ही करेगा। बट आफ्टर 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2021 में लोग बोला कि स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर है कि आप भैया अपना ओबीसी लिस्ट स्टेट लेवल के लिए आइडेंटिफाई करके रखिए, ठीक है। अब बात है कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्टेट कैबिनेट के पास फाइनल अथॉरिटी है एसटी स्टेटस देने के लिए? तो नहीं, स्टेट केवल इनिशिएट कर सकता है प्रपोजल, जबकि जो फाइनल अथॉरिटी है वो पार्लियामेंट के पास ही है भैया, ये चीज याद रखना है। दूसरा है कि जो 5 क्राइटेरिया है शेड्यूल ट्राइब, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मेंशन है? नहीं, ये तो लोकुर कमेटी का रिकमेंडेशन है। बट हम लोग को एक चीज और याद रखना है कि 336(25) में शेड्यूल ट्राइब का प्रोसीजरल डेफिनेशन तो दिया ही हुआ है। क्या दिखा हुआ है कि जो 342 में प्रेसिडेंट नोटिफाई करेंगे वो लोग को हम शेड्यूल ट्राइब मानेंगे फॉर द पर्पस ऑफ द रिजर्वेशन दैट इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय द वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो रिलीजन ट्रैप क्या है? तो रिलीजन ट्रैप आपका है कि क्या रिजर्वेशन ओबीसी को दिया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन? तो नहीं, हाई कोर्ट के जजमेंट के और इंदिरा साहनी के रूलिंग्स के हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि रिलीजन कैन नॉट बी सोल डिटर्मिनेंट। सोल डिटर्मिनेंट नहीं है, ये चीज है। पर सोशियो एजुकेशनल बैकवर्डनेस इज लाइक ए रियल प्रूवन थिंग है, ठीक है। तो मेंस का आर्गुमेंट क्या है कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा बार बार बोल रहा है कि वी रिक्वायर डेटा फॉर द बैकवर्डनेस। अगर इफ यू वांट टू कंटिन्यू योर रिजर्वेशन इन द प्रमोशन, योर रिजर्वेशन इन एनी काइंड ऑफ थिंग, वी वांट डेटा, ओके। सो डेटा बैकवर्डनेस इज लाइक सेफगार्ड अगेंस्ट द पॉलिटिकल पॉपुलिज्म। ये आपको याद रखना होगा कि जो क्वांटिफाइबल डेटा है कि आप बैकवर्ड हैं कि नहीं है, ऐसा तो सब मांगेगा, जाट भी मांगेगा, मराठा भी मांगेगा। बट आपके पास डेटा होगा दैट शोज दैट यू आर बैकवर्ड, that is a tool for providing you the social justice, is just not a electoral tool। ये पॉइंट एकदम मस्त है, लिखना होगा। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब और कॉन्स्टिट्यूशनल ट्राइब। दोनों में अंतर है, ठीक है। एक ट्राइब जो कि इथनोलॉजिकल है और शेड्यूल्ड ट्राइब एक लीगल स्टेटस है, ठीक है। तो जो शेड्यूल्ड ट्राइब है, जो लीगल स्टेटस है, वो 5th और 6th शेड्यूल में आने के लिए है, ठीक है। आपको पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिल सकता है, आपको 275(1) के तहत ग्रांट्स मिल सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज है। बट जो आपका नॉर्मल ट्राइब होगा, जरूरी नहीं है वो आप ट्राइब हो सकते हैं, बट अगर आप शेड्यूल ट्राइब में नहीं है तो आपको बहुत सारा फायदा नहीं मिलेगा। क्या क्रीमी लेयर का एसटी है? तो बहुत सारा जो ग्रुप है, जैसे कि आपका यू कैन से असम में जो एसटी स्टेटस चाहता है लाइक सिमिलर टू ओबीसी, तो अ, मतलब बेसिकली है कि कुछ कुछ बोल रहे हैं कि ये जो टी ट्राइब्स हैं जो कि असली में लीडर के नीचे हैं, उन तक पहुंचा जाए। क्या क्वेश्चन आया? 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रोब्ड द स्टेट्स पावर आइडेंटिफाई, या सही है। 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज इनेक्टेड टू रिस्टोर दिस पावर, या बोथ 1 एंड 2 सही है। क्वेश्चन क्या आ रहा है? द प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन इन द शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट हैज बिकम मोर ऑफ द पॉलिटिकल एक्सरसाइज देन ए सोशियो बायोलॉजिकल वन। अब क्या है? अब जो कम्युनिटीज का इंक्लूजन है इन शेड्यूल्ड ट्राइब, ये किसके द्वारा गवर्न हो रहा है? दैट इज गवर्न बाय आर्टिकल 342। इट वाज इंटेंडेड टू प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स टू ग्रुप्स एग्जिबिटिंग प्रिमिटिव ट्रेड्स एंड ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, ठीक है। अब रिसेंट ट्रेड असम में देखा जा रहा है कि जो एससी एसटी का स्टेटस है, इट इज ए टूल फॉर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, ठीक है। पहला क्या है? पहला है पॉलिटिकल कंपल्सन, ठीक है। मतलब कि इलेक्टोरल टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो बाकी ग्रुप बोल रहा है कि ये लाइट का कैप्चर हो जाएगा, ठीक है, सोशियो बायोलॉजिकल डाइल्यूशन। तो लोकुर कमेटी बोला है कि जो क्राइटेरिया है वो उसको मतलब अगर आप अ, अ, तो जो अगर आप वैसे ग्रुप्स को अगर इंक्लूड कीजिएगा दैट हैव सिग्निफिकेंट अर्बन इंटीग्रेशन और पॉलिटिकल एडवांसमेंट, इसका मतलब क्या?
तो जो डिस्टिंक्टिव कल्चर और साइडनेस वाला रिक्वायरमेंट था आप उसको हटाएं, मतलब लोकल कमेटी का भी बात नहीं सुने, आप इलेक्टोरल टूल की तरह इस्तेमाल किए। तीसरा आप लिख सकते हैं कि भैया ये जो 5 स्टेप प्रोसेस है जिसमें रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, नेशनल कमीशन फॉर एसटी इन्वॉल्व होता है, तो सुप्रीम कोर्ट एम्फेसाइज किया है कि भाई इस तरह का क्वांटिफाइबल डेटा हो जो आर्बिट्ररी इंक्लूजन के खिलाफ काम करे, ठीक है। तो जुडिशियल चेक है, इंस्टीट्यूशनल चेक है, तो ये सबको भी अगर फॉलो किया जाए तो सही चीज़ है। ये भी पॉइंट याद रख सकते हैं कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया इंक्लूड हो, नेशनल कमीशन फॉर एसटी इन्वॉल्व हो। This is the thing. So while acknowledging the ethnic aspiration is necessary for social harmony, maintaining the sanctity of the ST list is vital. ठीक है, सोशल हार्मोनी भी बनाना है और एसटी लिस्ट का सैंक्टिटी भी बनाना है। ऐसा नहीं है कि मांग रहा है तो सबको देते जाएं, ठीक है। पॉलिटिकल इंक्लूजन से डेटा ड्रिवन अप्रोच में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो देखो भैया क्या सीन है, देर इज ए मेरी टाइम रिफॉर्म पैकेज आया है फॉर द पोर्ट्स शिपिंग एंड कोस्टल एक्ट 2025। तो इंडियन पोर्ट्स एक्ट पास हो गया है 2025 में, दैट रिप्लेस द कॉलोनियल 1908 एक्ट, ठीक है। अब इसमें तीन चार चीज है, आपका मर्चेंट शिपिंग एक्ट को भी चेंज किया है, पोर्ट एक्ट तो चेंज हुआ ही है और कोस्टल शिपिंग एक्ट भी चेंज हुआ है। बेसिकली गोल क्या था भारत सरकार का कि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको घटाएं, और जो इंडियन शिपिंग टोनेज क्या होता है कि जो शिप इंडियन फ्लैग के साथ फ्लाई हो रहा है, ठीक है, उसको बढ़ाया, मींस लाइक मच मोर ऑफ द वेसल्स दैट शुड बी ऑफ द इंडियन ओरिजिन दैट शुड बी कमिंग इन द इंडियन ओशन, उसको बढ़ाया जाए, ठीक है। तो मर्चिंग तो क्या क्या चेंज हुआ है, तो मर्चेंट शिपिंग एक्ट जो अपडेट हुआ, की अपडेट समझ लीजिए कि अब पार्शियल ओनरशिप अलाउ कर रहा है, मतलब अब जो एनआरआई होंगे और जो ओसीआई होंगे वो बीबीसीडी रजिस्ट्रेशन को इंट्रोड्यूस किया है, मतलब अब फॉरेन लीज शिप को इंडियन वेसल्स के रूप में वो लोग रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप जाइए फॉरेन में लीज ले लीजिए। अब आप अब तो वहां से लीज लेने के लिए आपको तो एनआरआई या ओसीआई होना होगा। अब उसको आप इंडिया में इंडियन वेसल्स के रूप में रजिस्टर कर सकते हैं और इंटरनली चला सकते हैं, ठीक है। ये चीज हो गया। अब हम लोग क्या क्या समझना है, देयर इज ए मेरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। तो पहले ही मेरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल जो था वो एग्जीक्यूटिव बॉडी था, अब ये बटा स्टेटूटरी बॉडी बन गया है, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ पोर्ट इसके चेयरमैन होंगे। अब इंडिया में दो टाइप का पोर्ट होता है, देयर इज ए मेजर पोर्ट और जो माइनर पोर्ट या नॉन मेजर पोर्ट। तो मेजर पोर्ट जो है जो यूनियन लिस्ट के अंदर आता है, जो आपका नॉन मेजर पोर्ट है वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो स्टेट मेरीटाइम बोर्ड बनेगा, ठीक है, देखिए एक मेरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल था, अब जो ये स्टेट मेरीटाइम बोर्ड्स बनेंगे वो ये नॉन मेजर पोर्ट को ये करेंगे, ठीक है। अब जो कैबोटेज लॉ था, कैबोटेज लॉ क्या था कि कैबोटेज लॉज जो थे वो इंडियन फ्लैग जो वेसल्स हैं उनको डोमेस्टिक कोस्टल ट्रेडिंग करने के लिए रेगुलेशन था। अब जो कोस्टल शिपिंग एक्ट आया है एक्चुअल में क्या करेगा कि उन लोगों को अलाउ करेगा कि जो भी इंडियन फ्लैग वेसल्स हैं वो फ्रीली इंडियन ओशियन टेरिटरी और कोस्टल एरिया में आराम से ट्रेड कर सकें, दैट अलाउज देम, ओके। मार्पोल और बैलास्ट वाटर कन्वेंशन क्या है, इसका मतलब दिस एक्ट्स फुल्ली अलाइन इंडियन लॉ विद द इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ट्रीटीज। तो मार्पोल ट्रीटी, बैलास्ट वाटर कन्वेंशन, ये सब है, सब पढ़ना होगा, ठीक है। सबसे पहला चीज कि जो आपका मेरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल है, क्या ये टैरिफ फिक्स कर सकता है मेजर पोर्ट्स के लिए, तो हम लोग बोलेंगे नहीं। तो जो मेजर पोर्ट का टैरिफ है वो फिक्स करेगा बोर्ड्स ऑफ पोर्ट अथॉरिटी। अभी जो आपका मेरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल है जो कि एक स्टेटूटरी बॉडी है, ये हमेशा समझिए स्टेटूटरी बॉडी का काम टैरिफ वैरिफ सेट करना नहीं होता है, दे आर लाइक ए पॉलिसी कोऑर्डिनेटिंग बॉडी, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ पोर्ट अथॉरिटी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये तैयार करेगा, ठीक है। अब फिर क्या बोल रहा है, ऑल डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू पोर्ट सर्विसेज कैन बी डायरेक्टली टू सिविल कोर्ट्स। तो ऐसा हो नहीं सकता, ऑल तो अभी नहीं होगा। तो हम लोग मान सकते हैं कि एक तरह से डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बनेगा, उसके लिए है, ठीक है। ओनरशिप का है कि सिर्फ इंडियन सिटीजन या इंडियन कंपनी ही ओन कर सकता है वेसल दैट इज रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन फ्लैग, तो नहीं। अब ओसीआई, एनआरआई और एलएलपी भी कोई जो है वो भी ओनरशिप, मतलब ये एफडीआई के लिए किया है कि आप विदेशी आदमी सब भी आइए अपना इंडियन वेसल्स को लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दो टाइप का है इसमें, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और सेंट्रलाइज्ड फेडरलिज्म का बात होगा। मतलब इसमें स्टेट आपका मैरीटाइम बोर्ड्स को स्टेटरी स्टेटस मिला है,
पर ये बोला जा रहा है कि जो आपका मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल है, जो कि बाइंडिंग गाइडलाइन इशू कर सकता है ऑन स्टेट डेवलपमेंट बोर्ड्स ऑन डेटा कलेक्शन और सेफ्टी, ठीक है। तो ये स्टेट ऑटोनॉमी और मेजर पोर्ट्स के ऊपर है, मतलब एक तरफ हम स्टेट डेवलपमेंट बोर्ड बनाए, बोले कि आप नॉन मेजर पोर्ट संभालिए, बट हम बोल दिए कि जो ये एनएसडीसी एमएसडीसी है, इसका बात आपको सुनना होगा अगर ये डेटा कलेक्शन सेफ्टी के लिए अगर बात करें, ठीक है। तो मतलब कोऑपरेटिव सेंट्रलाइज्ड फेडरलिज्म ये वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो ब्लू इकोनॉमी का अगर बात करें, बाय अलाउिंग जो ये बीबीसीडी है कि लीज टू ओन, मतलब आप लीज कहीं फॉरेन से लीज लीजिए और यहाँ के आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये टोनेज क्राइसिस सॉल्व करने का, ठीक है, कि सॉल्व करना चाह रहा है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर इंडियन फ्लैगशिप जाएगा, इसका मतलब है कि लेस फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो होगा फॉर फ्लाइट पेमेंट्स, ठीक है। देखिए आप टोनेज क्राइसिस समझ लीजिए, इसका मतलब है कि ये जो शिपिंग कैपेसिटी जितना है, शिपिंग कैपेसिटी को ही टोनेज बोलते हैं, जितना कार्गो डिमांड है और जितना शिपिंग कैपेसिटी है उसमें शॉर्टेज है, मतलब ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो शिपिंग रेट्स है वो ज़्यादा होगा, लॉजिस्टिक क्यों है, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि भाई सिर्फ इंडियन फ्लैग नहीं चलना चाहिए। तो जो अधिकतर शिपिंग कंपनीज है जो फॉरेन वाले ये लेके आ रही है, तो वो तो इंडियन कोस्ट में नहीं जा पाएगी, तो वो फिर आप कीजिए कि भैया आप अपना छोटा छोटा इंडियन फ्लाइट्स को लेके आइए, तो कैसे होगा? तो वो लोग तो आपका बाहर क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव जोन में आपका जो टेरिटोरियल सी के बाहर होगा, तो उस हिसाब से खेल होगा। सिक्योरिटी ऑफ अबंडेंट वेसल, द न्यू मर्चेंट शिपिंग एक्ट जो है ये बोल रहा है कि अबंडेंट वेसल्स को डिफरेंटली ट्रीट करेगा रेक से, मतलब जो अबंडेंट वेसल है उसको गवर्नमेंट सीज कर सकता है और मूव शिप्स दैट पोज एनवायरमेंट थ्रेट्स मोर क्विकली। तो ये कोस्टल शिपिंग क्यों जरूरी है? फ्यूल एफिशिएंट है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, हाईवेज और रेलवेज पे कंजेशन कम होता है, ठीक है। दूसरा है सिख मैरिज रजिस्ट्रेशन, क्या है? सुप्रीम कोर्ट फ्रेम किया है रूल अंडर द आनंद मैरिज एक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि although the act was amended in 2012 to allow registration, several states had notified the rules forcing Sikhs to register under Hindu Marriage Act, which many felt diluted their distinct religious identity. So there is one thing, there is a Sikh Marriage Act, Sikh Marriage Registration है, आनंद मैरिज एक्ट जिसको बोल रहा है। तो अमनजोत सिंह चड्डा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट क्या बोला कि भैया सारा स्टेट और यूटी है, जल्दी जल्दी आनंद मैरिज एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन रूल बनाइए, क्योंकि क्योंकि रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन नहीं है अंडर द आनंद मैरिज एक्ट, देयरफॉर द सिख पीपल हैव टू रिलाई ऑन द हिंदू मैरिज एक्ट, इट मींस दे डाइल्यूटेड देयर डिस्टिंक्ट रिलीजियस आइडेंटिटी। तो क्या है, आनंद मैरिज एक्ट आपका कॉलोनियल लीडर का लो है टू वैलिडेट दी आनंद करज, तो आनंद करज आपका सिख मैरिज सेरेमनी है, ठीक है। तो इसमें सेक्शन सी है जो मैंडेट करता है स्टेट को कि रजिस्ट्रेशन बनाइए। तो इसमें ही है कि डबल रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर किए हैं या आप आनंद मैरिज एक्ट में रजिस्टर किए हैं, तो भैया आप हिंदू मैरिज एक्ट स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बट 1909 के एक्ट में दिक्कत है कि इसमें कोई डाइवोर्स का प्रोविजन नहीं है, डिसोल्यूशन का प्रोविजन नहीं है, उसके लिए फिर आपको हिंदू मैरिज एक्ट में आना होगा, ठीक है। तो इसमें अब क्या-क्या हो रहा है? सिख मैरिज जो कि आनंद मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं है इज लीगली इनवैलिड। तो ये बोले नहीं, ऐसा नहीं है। रजिस्ट्रेशन बस एविडेंशियरी पर्पस के लिए होना होता है, बाकी जो सेरेमनी इटसेल्फ इज अ वैलिड मैरिज, ठीक है। दूसरा है आनंद मैरिज एक्ट जो है इट प्रोवाइड्स ए यूनिफॉर्म कोड फॉर मैरिज, डाइवोर्स एंड मेंटेनेंस फॉर सिख कम्युनिटी। तो ऐसा बोला है कि नहीं ये बस छोटा-मोटा वैलिडेटिंग या रजिस्टर सेरेमनी को रजिस्टर करने के लिए है। तो अब सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया जब फेथ कैन नॉट बी हैंडीकैप इन एक्सेसिंग सिविल राइट्स, ठीक है ना, ये स्टेटमेंट कितना अच्छा है। प्रिंसिपल है कि कोई फेथ है दैट कैन नॉट, इट मींस कि आप सिख फेथ है तो आपका फेथ का जो लॉ है दैट इज नॉट गिविंग यू एक्सेस टू द सिविल राइट्स। सो अमनजोत सिंह चड्डा में बोला गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल हाफ प्रोमिस है कि जो एक हम लॉ बनाएं जिसमें हम आपके मैरिज को रिकॉग्नाइज करते हैं, बट उस लॉ में इट विल नॉट give me the divorce rights, it does not give me the other rights, so it is not a good thing ना। so there is a constitutional equality का बात होगा कि there is an article 14 and 25, ठीक है, कि जो कोर्ट हेल्ड कर रहा है कि अगर हम किसी एक कम्युनिटी को फोर्स करेंगे,
ठीक है, मतलब आप सिख हैं, हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं आपको, बट हम आपको बोल रहे हैं कि आप अपना मैरिज एक्ट के तहत मत कीजिए, क्योंकि आप में वो प्रावधान नहीं है, आप हिंदू मैरिज एक्ट का यूज किए, तो इट्स लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव इनएक्शन। ठीक है, तो ये जो सेक्युलरिज्म का प्रिंसिपल है, इक्वालिटी का प्रिंसिपल है, इसको वायलेट कर रहा है। ठीक है, और सिटीजन का जो फेथ है, इट शुड नॉट डिटरमाइन द ईज विथ विच दे एक्सेस सिविल सर्टिफिकेट्स। ठीक है, तो सेकंड थिंग इज इंस्टीट्यूशनल फिडिलिटी। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल इनफिडिलिटी क्या है कि ये है कि भाई तो रजिस्ट्रेशन जरूरी है आपका विमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए, मैट्रिमोनियल डिस्ट्रीब्यूट्स के लिए। ठीक है, और क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस को ये हो रहा है। ठीक है, यही सब है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कोर इशू क्या है। कोर इशू पोर्ट सेक्टर का है, दैट इज कॉज ऑफ इंस्टीट्यूशनल फ्रेगमेंटेशन। तो जैसे कि मेजर पोर्ट है वो सेंटर के द्वारा चलाया जाता है, जबकि जो नॉन मेजर पोर्ट है वो स्टेट लॉज पे डिफाइन होता है, तो रेगुलेटरी जंगल बन गया है एक तरह से। तो हम लोग अभी बताए हैं जो मेरी टाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल है, जो कि स्टेटरी बॉडी है, वो इज लाइक जीएसटी काउंसिल फॉर दी सीज। मतलब कि जो मेजर पोर्ट होंगे, जो नॉन मेजर पोर्ट होंगे, दे विल यूज द सेम सेफ्टी डेटा एंड एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल्स, दैट इज द वन थिंग। नाउ है अब टोनेज का बात। अब है कि इंडिया का अपना फ्राइट कैपेसिटी बहुत कम है, तो इंडिया नियरली पेज लाइक अराउंड $80 बिलियन इन फ्राइट टू फॉरेन शिप्स। ठीक है, $80 बिलियन। ठीक है, तो ये जो नया मर्चेंट शिपिंग एक्ट आया है, ये क्या करेगा कि हम लोग इजी कर दिए हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को। मतलब कि आप किसी फॉरेन फ्लाइट को रजिस्टर कर सकते हैं अंडर द इंडियन फ्लैग, सो यू डिड नॉट नीड टू पे द फॉरेन एक्सचेंज इन ऑर्डर टू डू दैट। ओके, सो स्टैटिक तो यही है कि सेवन जो मेजर पोर्ट है आपका यूनियन लिस्ट में है, नॉन मेजर पोर्ट आपका स्टेट लिस्ट में है। पहला एक टर्म आता है केबोटाज। केबोटाज होता है कि कौन केबोटाज मीन्स द राइट टू ऑपरेट सी ट्रांसपोर्ट विद इन अ पर्टिकुलर टेरिटरी। ठीक है, तो कोस्टल जो शिपिंग एक्ट है, ये क्या किया है कि जो आपका कोस्टल शिपिंग और जो एग्जिम शिपिंग है, दोनों को डीलिंक कर दिया है। ठीक है, कि अगर जो डोमेस्टिक कार्गो आएगा, उसको कस्टम बर्डन बियर नहीं करना होगा। ठीक है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट शिपिंग इज अ डिफरेंट थिंग एंड कोस्टल शिपिंग इज अ डिफरेंट थिंग। मैं तो पहले क्या होता था कि जो कोस्टल शिपिंग है उसको भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट देके इन लोगों का फ्राइट इंडियन डोमेस्टिक कार्गो का भी कॉस्ट बढ़ जाता था। दिस इज द वन काबोटाज। अब है तुम्हारा थर्ड थिंग इज टोनेज। टोनेज है कि कार्गो का कितना कैरिंग कैपेसिटी है। ठीक है, और इंडिया का इज लेस देन अराउंड 1% ऑफ ग्लोबल टोनेज। ठीक है, टॉप 20 इकोनॉमी में आने के बावजूद भी। तो एमएसडीसी में कौन कौन होंगे, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट होंगे और हर एक मेरीटाइम स्टेट का जो होगा। ठीक है, पहला ट्रैप है कि भाई इंडियन पोर्ट बिल जो है, क्या ये स्टेट मेरीटाइम बोर्ड को अपना इंडिपेंडेंट प्रोटोकॉल बनाने के लिए बोलता है? मतलब नहीं, ऐसा नहीं है कि स्टेट अपना मदर पोर्ट को मेंटेन करेंगे, बट जो स्टैंडर्ड्स है वो सेंट्रल वाले होंगे। ठीक है, अब फॉरेन वेसल जो है कोस्टल शिपिंग एक्ट, देखिए कोस्टल शिपिंग एक्ट में हम लोग डीलिंक किए आपका कोस्टल और फॉरेन को। क्यों? ताकि जो डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग होंगे, वो किसी फॉरेन वेसल को स्ट्रेटेजिक नीड के लिए या नेशनल सिक्योरिटी नीड के लिए अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, बट ये बेसिकली जो ये रूल है आपका, क्या बोलते हैं इसको, केबोटाज रूल्स। केबोटाज एक्चुअल में केबोटाज है क्या? केबोटाज आपका है कि जो आपका टेरिटरी के अंदर जो सी ट्रांसपोर्ट है वो कौन करेगा। ठीक है, कौन करेगा? तो इसमें केबोटाज में बोला जाता है कि भाई हम लोग इंडियन वेसल फ्लैग्स को ज़्यादा ये करते हैं, प्रमोट करते हैं। बट आपको ये समझना होगा कि हम लोग प्रमोट तो करते हैं, बट इंडियन फ्लैग वेसल्स को अब रजिस्टर कर सकते हैं विद द फॉरेन रूल्स, ये चीज़ है। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमिटी लाया गया है। ठीक है, मेन समझ में क्या कि टोनेज सोवर्निटी, कि अगर इंडियन फ्लैग फ्लीट का जरूरत बस इकोनॉमिक्स के लिए नहीं है कि हम लोग फॉरेन एक्सचेंज पे कर रहे हैं, बट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए भी है। अगर कोई ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट आए, तो उस समय हमको लगता है कि जो फॉरेन वेसल पे रिलाई करना गलत है। ठीक है, अब डिकोलोनाइज किए रूल को। अब तीसरा चीज है कि जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, ये वाला चीज है।
ठीक है, हो गया, डन डन।